हेलो गाइस, वेलकम टू एडुएपन्स। दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 इतिहास का अध्याय 9 का पार्ट 2 लेकर आया हूँ, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था। आज का हमारा पहला टॉपिक है सिक्के। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सिक्के को। पृष्ठ 90 पर दी गई कहानी में तुमने देखा कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया है। दोस्तों, आप लोगों ने पेज नंबर 90 पर देखा था कि वहां पे सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किस तरह किया गया है। ठीक है, पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। दोस्तों, जो हमारे वैज्ञानिक हैं ना, उनको इस प्रकार के सिक्के मिले हैं खुदाई के दौरान। ठीक है, हजारों सिक्के। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। दोस्तों, जो सबसे पुराना सिक्का था उसका नाम था आहत सिक्के, और यह जो सिक्का है ना 500 वर्ष तक चले। ठीक है ना। इसका चित्र नीचे दिया गया है। दोस्तों, आप लोग इसको देख सकते हैं। यह जो है ना आहत सिक्का है। क्या है? आहत सिक्का। चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता है। दोस्तों, जो चांदी और सोने के सिक्के होते हैं ना, उस पर विभिन्न प्रकार की आकृति को आहत करके, आहत का मतलब होता है कि उसको पीट पीट कर जो हम लोग बनाते हैं ना, उसी को बोलते हैं आहत। और इसी वजह से इसका नाम पड़ा आहत सिक्का। मतलब किसी भी वस्तु को जब हम पीटेंगे तो उस पर किसी निशान को रख करके तो उसी को बोलेंगे आहत करना। ठीक है, और यही आहत करने की वजह से इसका नाम पड़ा आहत सिक्के। चलिए अब आगे चलते हैं। अब जरा इसको पढ़ते हैं। विनिमय के अन्य साधन। दोस्तों, विनिमय का मतलब होता है लेन देन। मतलब कि मैं आपको कुछ दूं और उसके बदले आप मुझे कुछ दें, उसी को बोलते हैं विनिमय। संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़ो। दोस्तों, संगम साहित्य के बारे में मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि यह जो है ना तमिल की प्राचीनतम रचनाओं का संगम है। ठीक है, और इसी को बोलते हैं संगम साहित्य। मतलब ये हुआ कि जो तमिल भाषा की जो प्राचीनतम रचना है, प्राचीनतम का मतलब होता है कि पुराना, बहुत पहले का जो रचना है, और उसको जहाँ पे इकट्ठा किया गया है उसी को बोलते हैं संगम साहित्य। ठीक है, और उसी की एक छोटी सी कविता को आपको हम लोगों को पढ़ना है। इसमें लिखा है, खेतों के सफेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदनी सी सफेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूट न जाए शहरों के नमक के सौदागर के, यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। दोस्तों, उस संगम साहित्य में इस कविता को लिखा गया है। ठीक है, समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज्यादा उत्पादन होता था। दोस्तों, इस कविता से हमें यह पता चलता है कि समुद्र के किनारे नमक का जो उत्पादन है वह अधिक होता था। ठीक है, फिर लिखा है, व्यापारी किस चीज से इसका विनिमय करते हैं। मतलब यहाँ पे लिखा है दोस्तों कि जो व्यापारी हैं वह किस चीज से नमक का विनिमय करते हैं। विनिमय का मतलब होता है कि लेन देन, बदलना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा क्या है इस कविता में, धान गाड़ियों पर लादे। मतलब कि धान दीजिए नमक ले जाइए, नमक दीजिए धान ले जाइए। मतलब कि नमक से उसका विनिमय करते हैं, लेन देन करते हैं। ठीक है, धान से। ठीक है, फिर है वे किस तरह यात्रा कर रहे हैं। दोस्तों, फिर पूछ रहा है ना कि वह किस तरह यात्रा कर रहे हैं। दोस्तों, वह खेतों के सफेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं। मतलब कि वह गाड़ी पर अपने सामान को रख करके जा रहे हैं। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है नगर, अनेक गतिविधियों के केंद्र। ठीक है, अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मथुरा। मानचित्र 7 पृष्ठ 113 को देखो। दोस्तों, अब आप लोग इस बुक को पलटिए और पेज नंबर 113 निकालिए, और उसमें आप लोग मथुरा को ढूंढिए कि मथुरा कहाँ है। यह 2500 साल से भी ज्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। दोस्तों, जो मथुरा है ना वह 2500 साल से भी अधिक समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। ठीक है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। दोस्तों, जो मथुरा है वह यातायात और व्यापार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। मतलब कि वह बहुत ही अच्छा माना जाता है कि
जिस स्थान पर मथुरा है ना, वहां से यातायात भी और व्यापार भी आसानी से हो पाता है। ठीक है, इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। दोस्तों, जहां पे मथुरा है वहां से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर और दूसरा रास्ता उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला है। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। दोस्तों, जो मथुरा शहर है उसके चारों ओर किलेबंदी थी। किलेबंदी का मतलब ये हुआ कि वह चारों तरफ से घिरा हुआ था। ठीक है, और सैनिक उसका रखवाली करते थे उस शहर का। ठीक है, इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। दोस्तों, मथुरा में बहुत प्रकार के मंदिर भी थे और जो आसपास के किसान होते हैं ना, मथुरा शहर के आसपास के, वे लोग मथुरा शहर के लोगों के लिए भोजन जुटाते हैं। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। दोस्तों, जो मथुरा शहर है वहाँ पे अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाई जाती थी। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। दोस्तों, आप लोगों ने मौर्य शासक के बारे में पढ़ा था पिछले अध्याय में, अशोक के बारे में। तो वह जो है एक वंश है, मौर्य वंश। उसी प्रकार कुषाण भी एक वंश है और यह जो वंश है, इन्होंने जब शासन किया तो मथुरा को अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी आज से 2000 साल पहले। ठीक है, मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। दोस्तों, जो मथुरा है वह धार्मिक केंद्र भी है और यहाँ पे है ना बौद्ध विहार है। विहार का मतलब होता है मठ, जहाँ पे जो बौद्ध भिक्षु है वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे अपना योगासन करते हैं, अपना कंसंट्रेशन करते हैं। ठीक है, अपना पूजा पाठ करते हैं, उसी को बोलते हैं विहार। ठीक है, और जैनों का मंदिर भी है मथुरा में। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। दोस्तों, जो मथुरा शहर है वहाँ पे भगवान कृष्ण की सबसे अधिक पूजा होती थी। यहाँ पे जो है ना सबसे अधिक भगवान कृष्ण की भक्ति होती थी। यह जो है एक महत्वपूर्ण केंद्र था कृष्ण भक्ति का। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मथुरा के प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। दोस्तों, जब खुदाई हो रही थी मथुरा की तो हमारे वैज्ञानिकों को जो प्रस्तर खंड थे, यानी कुछ कुछ टूटा हुआ हिस्सा था घर के, मकान के, किसी भी प्रकार की चीज का, और मूर्ति थे, उस पर जो है ना अनेक अभिलेख मिले हैं। अभिलेख क्या होता है? ऐसे लेख जो पत्थर अथवा किसी कठोर सतह पर लिखवाए जाते हैं, उसी को बोलते हैं अभिलेख। ठीक है, तो जो प्रस्तर खंड है यानी जो टूटे फूटे घरों के कुछ आइटम हैं, कुछ सामान हैं, ठीक है, मतलब किसी प्रकार की चीज हैं, मूर्तियां हैं, उस पर जो है ना ऐसे अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं। संक्षिप्त का मतलब होता है शॉर्ट, यानी छोटा अभिलेख है, जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। दोस्तों, इस अभिलेख में यह लिखा है कि कौन सा पुरुष और कौन सी स्त्री मंदिर में और मठ में कितना दान किया है। मतलब कि वहाँ के जो लोग हैं वह मंदिरों में, मठों में जो दान करते थे, उसी का उल्लेख किया गया है इस प्रकार के खंडों पर और मूर्तियों पर। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। दोस्तों, जो शहर के राजा होते थे, रानी होती थी, अधिकारी, व्यापारी, शिल्पकार, जितने भी लोग थे ना, वे लोग दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लुहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। दोस्तों, जब मथुरा की खुदाई हो रही थी तो वहां पे एक अभिलेख मिला और उस अभिलेख में सुनार, लुहार, बुनकर, टोकरी बुनने वाले, माला बनाने वाले और इत्र बनाने वाले लोगों का चर्चा मिला है कि यह प्रकार के जो लोग हैं, ये लोग मंदिरों में और मठों में दान करते थे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एक सवाल है, मथुरा के लोगों के व्यवसायों की सूची बनाओ। एक सूची बनाओ, एक ऐसे व्यवसाय का नाम बताओ जो हड़प्पा में नहीं था। दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि जो मथुरा के लोग थे उनका व्यवसाय क्या क्या था। यहाँ पे लिख रहा है ना, सुनार, लुहार, बुनकर, टोकरी बुनने वाला, माला बनाने वाला, इत्र बनाने वाला। ठीक है, ये सब व्यवसाय है
मथुरा के लोगों का। और फिर पूछ रहा है कि एक ऐसे व्यवसाय का नाम बताओ जो हड़प्पा में नहीं था। दोस्तों, सुनार, लुहार, बुनकर, टोकरी बुनने वाला, माला बनाने वाला, इन सभी का हड़प्पा में भी चर्चा मिला है हमारे वैज्ञानिकों को, ठीक है। लेकिन एक चीज है, वह है इत्र बनाने वाला। दोस्तों, इसका चर्चा हड़प्पा में नहीं था लेकिन मथुरा में है। इस प्रकार जो है, जो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा व्यवसाय अलग है, तो क्या होगा? इत्र बनाने वाला, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है शिल्प तथा शिल्पकार, ठीक है। पूरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। दोस्तों, शिल्प क्या होता है? मतलब कि कला। मतलब ये हुआ कि आप क्या क्या आपके पास कला है, जो हथकरघा होता है ना, मतलब कि हाथ से बनाई हुई वस्तु, ठीक है। तो जो पूरा स्थल है, यानी प्राचीन स्थल है, वहां से विभिन्न प्रकार के शिल्पों के नमूने मिले हैं, ठीक है। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं। दोस्तों, इन शिल्पों में मिट्टी के पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। और इस बर्तन का नाम क्या रखा गया है? उत्तरी काले चमकीले पात्र, क्योंकि ये ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं तथा ये प्रायः काले रंग के होते हैं और इनमें एक खास चमक होती है। दोस्तों, इसका नाम उत्तरी काले चमकीले पात्र इसलिए रखा गया है क्योंकि यह जो पात्र है यानी बर्तन है, यह उत्तरी भाग से मिला है। जो उपमहाद्वीप है ना, ये उपमहाद्वीप, इस उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग से मिला है और इसका रंग काला होता है और यह चमकता है, इसलिए इसका नाम उत्तरी काले चमकीले पात्र रखा गया है। पात्र का मतलब होता है बर्तन, ठीक है। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों में हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर के वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। दोस्तों, आप लोगों ने अलग से कहीं पढ़ा होगा, अलग समझे मतलब कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो अन्य शिल्प हैं, जैसे कि कपड़ा का व्यवसाय, ठीक है, इसका भी अवशेष आप लोगों ने हड़प्पा में पढ़ा है, ठीक है। तो हड़प्पा में आप लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में, लेकिन यहाँ पे इसका अवशेष इसलिए नहीं मिला है क्योंकि इनका अवशेष हमारे वैज्ञानिकों को नहीं मिला है, ठीक है। और साथ ही साथ बोल रहा है यहाँ पे कि उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मथुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों काम करते हैं, ठीक है। मतलब जो कपड़ा व्यवसाय है इसका तो अवशेष नहीं मिला है, लेकिन अनुमान लगाया गया है कि मतलब कि किसी अन्य प्रकार के अवशेष से, मतलब कि हमको कपड़ा का अवशेष मिला नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे अभिलेख मिले हैं जिनमें इनके बारे में चर्चा है, ठीक है, कपड़ा के बारे में चर्चा है। तो इस प्रकार हमारे वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया कि यहाँ पे जो है कपड़ा व्यवसाय भी होता होगा और इसके लिए उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै प्रसिद्ध स्थल होगा कपड़ा बनाने का, और यहाँ पे स्त्री और पुरुष दोनों काम करते होंगे। अब आगे पढ़ते हैं। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहते हैं। दोस्तों, जो अनेक शिल्पकार थे, ठीक है, और जो व्यापारी थे वे लोग अपने अपने संघ, संघ का मतलब होता है समूह, समूह समझते हैं ना, मतलब कि टीम, वह अपना अपना एक टीम बनाने लगे थे और उसको बोलते थे श्रेणी, ठीक है। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था। दोस्तों, जो इनका समूह था उसका काम क्या था? मतलब कि कोई चीज है, कोई काम है, तो उस काम को सिखाना, मतलब कि प्रशिक्षण देना, फिर उस सामान को बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराना, ठीक है, और साथ ही साथ उसका वितरण करना, मतलब कि उसको बाजार में भेजना, ठीक है, यह उस समूह का काम था। जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी, और जो व्यापार होते थे व्यापारी, वे लोग क्या करते थे कि उस व्यापार को करते थे, उस मतलब कि बाजार में आए वस्तु को ग्राहकों से बेचते थे, ठीक है। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी जहां लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। मान लीजिए दोस्तों, ये बोल रहा है कि जो समूह थे, उस समूह में जो आम लोग थे अपना पैसा इन्वेस्ट करते थे। इन्वेस्ट करने का मतलब हुआ
कि आम जनता उस समूह में अपना पैसा देगा, ठीक है, कि आप इस व्यवसाय को कीजिए और इस व्यवसाय में जो लाभ होगा उस लाभ का कुछ हिस्सा आप हमें दीजिएगा और कुछ हिस्सा अपने में रख लीजिएगा, और जो कुछ हिस्सा होगा वह मठ आदि धार्मिक संस्थान को भी बांटा जाएगा, ठीक है। यही तो बोल रहा है यहाँ पे। आइए इसको एक और तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि आपका जो है कपड़ा का दुकान है और मैंने क्या किया, आपको 1 लाख रुपए दे दिया कि आप इसको और आगे बढ़ाइए और इसमें जो लाभ होगा उसमें से कुछ आप रखिएगा और कुछ हमें दे दीजिएगा, क्योंकि मैं जो हूँ आपके कपड़ा दुकान में 1 लाख रुपए लगाया हूँ, ठीक है। इसके लिए आप मुझे कुछ लाभ दीजिएगा, ठीक है। यही तो बोल रहा है यहाँ पे। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। अगला है सूत काटने और बुनने का नियम। अब जरा इसको पढ़ते हैं। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। दोस्तों अर्थशास्त्र का आपने नाम सुना होगा, इसमें कौटिल्य का विचार भी है, ठीक है। जो कौटिल्य थे उनका जो बात है इस बुक में ही संकलन किया गया है, और इसी बुक में अर्थशास्त्र में जो सूत काटने का नियम है और जो बुनने का नियम है उसको भी बताया गया है। इसको जरा पढ़ते हैं। अध्याय 8 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है, आप लोगों ने पढ़ा था। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार इस विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। दोस्तों ये बोल रहा है कि एक विशेष अधिकारी होते थे और उनकी देखरेख में यह जो है कारखानों में, मतलब कि जो कारखाने होते थे वहाँ पे एक आदमी होगा जो कि लीडर होगा, मुखिया होगा, और उसी के देख रेख में सूत कताई और बुनाई का काम होता है। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा शन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धा वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। दोस्तों ये बोल रहा है ना कि जो ऊन होते हैं, पेड़ों की छाल होती है, कपास होती है, और जो पटुआ होती है, पटुआ तथा सन, जो पटुआ और सन लिखा है इसका मतलब होता है जूट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? फ्लैक्स, FLAX, ठीक है। और इस प्रकार की जो वस्तु होती थी उससे जो भी काम होता था उसमें विधवाओं को, सक्षम अक्षम महिलाओं को, सक्षम मतलब होता है समर्थ, मतलब कि जो उस काम को कर सके, और अक्षम जो उस काम को नहीं कर सके उसको भी सिखाया जाता था, ठीक है, उस काम को करने के लिए, ठीक है। भिक्षुणियों को, वृद्धा वेश्याओं को, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों को। अवकाश प्राप्त का मतलब होता है रिटायर, मतलब कि मान लीजिए कोई दासी राजा की सेवा की और सेवा करते करते उसका समय खत्म हो गया, अब कोई और दासी राजा की सेवा कर रही है, ठीक है। तो जो दासी का समय खत्म हो गया है सेवा करने का, उस दासी को इस प्रकार के काम में लगाया जा सकता था। अवकाश प्राप्त का मतलब होता है रिटायरमेंट के बाद, रिटायर, ठीक है। सेविकाओं और अवकाश प्राप्त जो देवदासी होती थी, मतलब कि राजा के घर का जो दासी होते थे उसको भी इस काम में लगाते थे, ठीक है। इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देनी चाहिए। दोस्तों ये बोल रहा है कि जो महिलाएं थी, ठीक है, दासियां थी, सेविकाएं थी, इनको जो है इनके काम और इनके गुणवत्ता, मतलब कि ये कितना अच्छा काम कर रही है उसके आधार पर इनको पैसा देना होगा, ठीक है। जिसको हम लोग बोलते हैं मजदूरी, वही मजदूरी देना पड़ेगा, ठीक है, मतलब कि लेबर चार्ज, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं क्या? लेबर चार्ज, मतलब कि आपने काम किया उसके बदले आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती है और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती है। दोस्तों जिस महिला को बाहर जाने की अनुमति नहीं है वह महिला क्या करेगी? अपनी दासी को बाहर भेज के कच्चा माल मंगवाएगी और फिर उस कच्चे माल को तैयार माल करके उसे भिजवा देगी कारखाना में, ठीक है। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती है उन्हें अपना कच्चा माल कारखाने तक तरके ले जाना पड़ता था। दोस्तों तरके का मतलब होता है कि अच्छी तरह से देख रेख कर, मतलब कि उसको अच्छी तरह से देख करके कि कहीं सामान जो है वह टूटा हुआ तो नहीं है, कहीं खराब तो नहीं है, उसको अच्छी तरह से देख के कारखाने में ले जाना पड़ता था, ठीक है। जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था, जहां पे उन्हें चार्ज मिलता था, लेबर चार्ज, ठीक है, मतलब कि पैसा मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती थी। दोस्तों ये जो समय था
यहाँ पे अच्छा रोशनी था कि सामान कहीं टूटा फूटा तो नहीं है, कहीं खराब सामान तो नहीं है, इसको जांच हो सकती है। ठीक है, अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सजा मिलती है दोस्तों। और उस सामान को जो चेक करता है, यदि वह उस औरत को देखता है या फिर इधर उधर की बातें करता है तो उसे सजा भी मिलती थी। ठीक है, अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है दोस्तों। जो औरत अपने काम को पूरा नहीं करती थी या किसी प्रकार की गलती करती थी तो उसको जुर्माना देना पड़ता था, और कभी कभी जो है ना उस औरत का अंगूठा भी काट लेते थे जो कारखाना के मालिक थे। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि उन महिलाओं की सूची बनाओ जिन्हें निरीक्षक नियुक्त कर सकता था। दोस्तों आप लोगों ने अभी यहाँ पे पढ़ा था, क्या पढ़ा था, यहाँ देखिए एक बार आप लोग ध्यान से। विधवाओं, अक्षम सक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धा वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं, अवकाश प्राप्त देवदासियों, मतलब कि इस प्रकार के लोग को इसमें नियुक्त कर सकता था निरीक्षक। ठीक है, मतलब कि उस कारखाना के मालिक इस प्रकार के लोग को नियुक्त मतलब कि उसमें नौकरी दे सकता था। ठीक है, अब अगला है, क्या काम करने के दौरान महिलाओं को मुश्किलें झेलनी पड़ती थी। दोस्तों बिल्कुल, जो महिलाएं थी उनको काम करने के दौरान परेशानियां झेलनी पड़ती थी, क्योंकि उन्हें जो है कभी कभी जुर्माना लगता था अगर काम नहीं करती पूरा तो। ठीक है, कभी कभी उनका अंगूठा भी काटा जा सकता था। अपने दासियों को भेजकर उन्हें बाहर से कच्चा माल मंगवाना पड़ता था, मतलब कि बहुत प्रकार की परेशानी आती थी इस प्रकार के काम करने में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं अगला टॉपिक जो है सूक्ष्म निरीक्षण। क्या है सूक्ष्म निरीक्षण? अरिकामेडु। ठीक है, मानचित्र 7 पेज नंबर 113 में अरिकामेडु पुडुचेरी में ढूंढो। दोस्तों आप लोग निकालिए पेज नंबर 113 और उसमें अरिकामेडु ढूंढिए। ठीक है, जो कि वर्तमान के पुडुचेरी में है। आप लोग उस मैप को देखिए जो कि पेज नंबर 113 पे है। दोस्तों उस पेज पे एक इंडिया का मैप होगा, यानी इंडिया का मानचित्र होगा, और उस मानचित्र में आप लोग सबसे नीचे देखिए। ठीक है, यानी जो निचला भाग है यहाँ वाला। ठीक है, इस भाग को आप लोग देखिए, और इसी भाग में यहाँ पे होगा महाबलीपुरम, फिर होगा अरिकामेडु जिसको हम लोग को ढूंढना है, और एक होगा पुहार। तो मुझे ढूंढना किसको है? अरिकामेडु को। ठीक है, जो कि बीच में होगा यहाँ पे। ठीक है, महाबलीपुरम और पुहार के बीच में आप लोग देख सकते हैं। फिर लिखा है पेज नंबर 96 में रोम के बारे में दी गई जानकारी पढ़ो। दोस्तों यह है 95 और इसके आगे का कुछ पेज है उसमें हम लोग को पढ़ना है रोम के बारे में। ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे आगे। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पतन था। दोस्तों आज से 2200 से 1900 साल पहले, ठीक है, अरिका जो मेडू है जगह वह एक पतन था। पतन का मतलब होता है कि जहाँ पे जहाज और नाव रुकते हैं उसी को बोलते हैं पतन। ठीक है, यहाँ दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारे जाते थे। मैंने अभी बताया आपको कि यहाँ पे जहाज रुकते थे और जो जहाज के सामान होते थे वह इसी पतन पे उतारे जाते थे। ठीक है, यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। दोस्तों इस पतन के आसपास हमारे वैज्ञानिकों को एक ढांचा मिला है और इससे यह अनुमान लगाया गया है कि यहाँ पे गोदाम होगा, यानी जहाज से जो भी सामान आते होंगे इसी गोदाम में रखे जाते होंगे। ठीक है, यह अनुमान लगाया गया है। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। दोस्तों एक पात्र होता है एम्फोरा। ठीक है, यह क्या होता है आगे पढ़ते हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते हैं। दोस्तों जो एम्फोरा पात्र होते हैं ना, इसमें शराब या तरल पदार्थ यानी लिक्विड, ठीक है, तेल हो गया, पानी हो गया, ठीक है, इस प्रकार के पदार्थ को इस पात्र में, पात्र का मतलब होता है बर्तन, यानी इस प्रकार के पदार्थ को इस बर्तन में रखा जा सकता है और इसी का नाम है एम्फोरा। ठीक है, इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगाए गए होते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि यह एक पात्र है, इसका नाम है एम्फोरा। ठीक है, और इस एम्फोरा में दो तरफ से पात्र होते हैं इसको पकड़ने के लिए, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, मतलब कि इसको आप लोग हाथ से पकड़ सकेंगे। ठीक है, साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। दोस्तों यहाँ पे कुछ बर्तन मिले हैं जो कि लाल हैं, चमकदार हैं और इस पर मुहर लगा है और उसका नाम है एरेटाइन।
इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जो एरेटाइन है यह इटली का एक शहर का नाम है और इसी शहर के नाम पर इस बर्तन का नाम पड़ा है। ठीक है, एरेटाइन, जो कि लाल है, चमकदार है और इस पर मुहर लगा हुआ है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। दोस्तों, इस प्रकार के बर्तन को चिकनी मिट्टी को लगाकर इस पर मुहर लगाकर बनाए जाते थे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, कुछ के बाद पढ़ते हैं। ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे यही बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। दोस्तों, जो अरिकामेडू स्थान है वहाँ पे जो है कुछ ऐसे चीज़ें मिले हैं, ऐसे बर्तन मिले हैं जिनका डिजाइन रोम का है। रोम एक देश है जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट का एक देश है, यूरोप महादेश का एक देश है रोम। ठीक है, और उसी के आधार पर मतलब कि वहाँ पे जिस प्रकार का बर्तन होता है उसी प्रकार के बर्तन अरिकामेडू में भी मिले हैं। और साथ ही साथ कुछ रोमन लैंप मिले हैं, शीशे के बर्तन मिले हैं और कुछ रत्न भी मिले हैं। ठीक है, रत्न का मतलब होता है ज्वेलरी, यानी सोने, चांदी, हीरे, मोती। ठीक है, उसी को बोलते हैं रत्न। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। दोस्तों, कुंड का मतलब आप लोग समझ सकते हैं, एक प्रकार का बर्तन। ठीक है, पात्र भी बर्तन होता है, कुंड भी बर्तन होता है। ठीक है, यहाँ पे जो कुंड लिखा हुआ है इसका मतलब हुआ एक प्रकार का बर्तन जिसमें रंग रखते थे। उस रंग का उपयोग कपड़ों की रंगाई करने में होती थी। दोस्तों, आप लोग देखते होंगे कि यदि आपका घर रंगाता है तो एक डब्बा में पेंट आता है ना, पेंट मतलब कि वह जो डब्बा है उसी को यहाँ पे क्या बोला है, कुंड बोला है। ठीक है, यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के मंके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों, यह जो स्थान है अरिकामेडू, यहाँ पे जो कुछ शीशे के और कुछ अर्ध बहुमूल्य पत्थर के मंके मतलब होता है मोती बनाने के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन अर्ध बहुमूल्य का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऐसा पत्थर जिसमें आधा उपयोगी हो और आधा उपयोगी नहीं हो। ठीक है, उसी को बोलते हैं अर्ध बहुमूल्य पत्थर। अब यहाँ पे लिखा है रोम के साथ संबंध दर्शाने वाले साक्ष्य की सूची बनाओ। दोस्तों, यह जो अरिकामेडू है यहाँ पे कुछ रोमन लैंप मिले हैं, शीशे के बर्तन मिले हैं, रत्न मिले हैं। इससे यह अनुमान लगाया गया है कि अरिकामेडू का संबंध रोम से रहा होगा। यानी इस वस्तु के साक्ष्य में हम लोग लिख सकते हैं कि रोमन लैंप, शीशे के बर्तन और रत्न, इसका आंसर यही होगा। ठीक है, अब जरा इसको पढ़ते हैं। अभिलेखित मिट्टी के बर्तन, कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिस पर कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, और उस बर्तन पर ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था। दोस्तों, सबसे पहले जो तमिल भाषा है उस भाषा के लिए ब्राह्मी लिपि का ही उपयोग होता था। ठीक है, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यही वजह है कि इस अभिलेख को तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहते हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि आपने समझा होगा अच्छी तरह से। अब जरा इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है अन्यत्र। ठीक है, मानचित्र 6 पृष्ठ 84 में रोम को ढूंढो। दोस्तों, रोम एक देश है। ठीक है, आप लोग अपने बुक का पेज नंबर 84 निकालिए और उसमें देखिए कि रोम कहाँ है। ठीक है, यदि आपके पास बुक नहीं है तो आप स्क्रीन पर देखिए। मैं अभी आपको वर्ल्ड मैप दिखाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि रोम कहाँ है। गाइज, ये है वर्ल्ड मैप। अब मुझे इसमें ढूंढना है रोम कहाँ है। ठीक है, रोम ढूंढने के लिए सबसे पहले आप देखिए कि अपना देश भारत कहाँ है। दोस्तों, मैं इसको जूम करता हूं। दोस्तों, ये है अपना देश भारत। ठीक है, अब मुझे चलना है रोम की तरफ। ठीक है, तो जरा इधर आते हैं साइड में। ठीक है, यहां देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे इटली दिख रहा है। ठीक है, इटली, और इसी इटली देश की राजधानी है रोम। ठीक है, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, आप देख सकते हैं इस प्रकार मैंने मैप में देखा कि रोम कहाँ है, जो कि इटली की राजधानी है। ऐसे ही मैप से समझ समझ कर पढ़ना है। ठीक है, अब चलते हैं वहीं पे जहां हम लोग पढ़ रहे थे। यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। दोस्तों, जो रोम शहर है वह यूरोप महादेश का
सबसे पुराने शहरों में से एक शहर है रोम, ठीक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। दोस्तों, अपने भारत में जब जो गंगा का मैदान है यानी बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, यानी जहाँ पे गंगा नदी गुजरती है उसके आसपास का क्षेत्र का जब विकास हो रहा था उसी समय रोम का भी विकास हो रहा था। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। दोस्तों, जो रोम है ना, एक बहुत ही बड़े साम्राज्य की राजधानी था और यह जो साम्राज्य है वह फैला हुआ था यूरोप से लेकर उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया तक, ठीक है। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक ऑगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। दोस्तों, आज से 2000 साल पहले रोम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे यानी राजा थे जिनका नाम था ऑगस्टस। इन्होंने यहाँ पे शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। दोस्तों, इस शासक ने ऑगस्टस ने यह कहा था कि जो रोम शहर है यह पहले ईंटों का था लेकिन मैंने उसको संगमरमर से बनवाया, ठीक है। ऑगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। दोस्तों, जो ऑगस्टस शासक थे यानी राजा थे, इन्होंने और इसके बाद आने वाले राजा ने बहुत प्रकार के मंदिर बनवाए और महल भी बनवाए, ठीक है। ऑगस्टस ने बड़े बड़े रंगमंडल, एम्फी थिएटर बनवाए। इनमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ी नुमा जगह होती थी। दोस्तों, रंगमंडल क्या होता है इसको देखने के लिए आप स्टेडियम देख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे गेम होते हैं, जहाँ पे मैच होती है, वहाँ को आपको देखना होगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि बीच में खिलाड़ी खेलते हैं मैच क्रिकेट और आसपास जो है चारों तरफ लोग बैठते हैं। उसी प्रकार रंगमंडल भी होता है, बीच में कार्यक्रम होता है और चारों ओर लोग बैठते हैं, ठीक है। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि इस रंगमंडल में अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते थे, ठीक है। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए जहाँ स्त्रियों तथा पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। दोस्तों, इस शासक ने, इस राजा ने, ऑगस्टस ने स्नानागार यानी बाथरूम भी बनवाए जहाँ पे स्त्रियों को नहाने के लिए, स्त्रियों को स्नान करने के लिए अलग समय था और पुरुषों को स्नान करने के लिए अलग समय था, ठीक है। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। दोस्तों, यह जो रंगमंडल है यहाँ पे जो है लोग जो है ना एक दूसरे से मिलते भी थे और आराम भी करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु, ठीक है, एक्वाडक्ट के जरिए शहर के स्नानागारों, फव्वारों तथा गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। दोस्तों, जो एक्वाडक्ट होता है यानी नहर, समझते हैं नहर, नहर आप लोगों ने देखा होगा, उसी के जरिए इस प्रकार के स्नानागारों में फव्वारों, समझते हैं आप लोगों ने झरना देखा है। यदि आप लोगों ने झरना देखा होगा, झरना, यदि आपके घर में झरना लगा होगा तो उसी का बड़ा रूप है जिसको बोलते हैं फव्वारा, ठीक है। उस समय फव्वारे होते थे और गुसलखाना का मतलब भी बाथरूम ही होता है। आप लोगों ने इसी अध्याय में गुसलखाने का फोटो भी देखा था, ठीक है, जो कि लंबे लंबे होल थे जिसका उपयोग नाली के लिए, ठीक है, नहाने के लिए, स्नान करने के लिए भी होता था, ठीक है। उसको बोलते थे गुसलखाना, ठीक है। तो इस प्रकार के फव्वारों में, स्नानघरों में, गुसलखानों में जो पानी कहाँ से आएगा, तो वह जो है बड़े बड़े जलवाही सेतु से, नहरों से, ठीक है ना। ये बड़े खुले रंगमंडल, एम्फी थिएटर और जलवायु सेतु इतने दिनों तक कैसे बचे रहें? दोस्तों, हमारे वैज्ञानिकों को इनका अवशेष मिला है, लेकिन ये पूछ रहा है आपसे कि ये आखिर इतने दिनों तक कैसे बच रहे हैं। दोस्तों, यह जो है ना ईंटों से बने थे, पत्थरों से बने थे, कई वजह है कि यह इतने दिनों तक बचे रहें। यही अगर घास फूस, ठीक है, लकड़ी से बने होते हैं ना तो इतने दिनों तक बचे नहीं होते, लेकिन यह तो बना था पत्थरों से, ईंटों से। यही कारण है कि इतने दिनों तक यह बचा रहा। तो दोस्तों, इस प्रकार जो है आपका लेसन 9 खुशहाल गांव और समृद्ध शहर कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम लोग लेसन 10 यानी अध्याय 10 देखेंगे। तब तक के लिए बाय और टेक केयर।